प्रिय व्यूअर्स, ये संस्कृति IAS यूट्यूब चैनल का PT थिंक एंड सॉल्व प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत प्रत्येक दिन UPSC और स्टेट PCS से संबंधित 5 प्रश्न व्याख्या सहित उत्तर के साथ आपको दिए जाएंगे। हमें आशा है कि ये प्रोग्राम आपकी तैयारी में मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। ब्लैक फंगस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे म्यूकोरमाइकोसिस के नाम से भी जाना जाता है, जो एक दुर्लभ लेकिन गंभीर विषाणु जनित संक्रामक रोग है। दूसरा, यह म्यूकोरमाइसेट्स नामक मोल्ड्स के समूह के कारण होता है, जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। तीसरा, कोरोना महामारी के कारण म्यूकोरमाइसिस से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। चौथा, म्यूकोरमाइकोसिस मुख्यतः पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों को प्रभावित करता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 4, डी केवल 2, 3 और 4। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइसिस, जिसे पहले जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, एक दुर्लभ लेकिन गंभीर कवक जनित संक्रामक रोग है। यह रोग म्यूकोरमाइसेट्स नामक मोल्ड्स के समूह के कारण होता है, जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं। कोरोना महामारी के कारण म्यूकोरमाइकोसिस से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या और मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। म्यूकोरमाइकोसिस मुख्यतः पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त लोगों या ऐसी दवाइयों जो रोग प्रतिरोधक क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डालती हैं का प्रयोग करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। अतः कथन 1 गलत है, जबकि कथन 2, 3 और 4 सही है। इस प्रकार इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की शक्ति अमेरिकी विदेश मंत्री को प्रदान की गई है। दूसरा, वर्तमान में सीरिया, सूडान, अफगानिस्तान और उत्तर कोरिया इस सूची में शामिल हैं। तीसरा, हाल ही में ईरान को इस सूची से हटा दिया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी केवल 1 और 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। आतंकवाद प्रायोजक राष्ट्र घोषित करने की शक्ति अमेरिकी विदेश मंत्री को प्रदान की गई है। वर्तमान में सूची में 3 देश सीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया शामिल हैं। हाल ही में सूडान को इस सूची से हटा दिया गया है। अतः कथन 1 सही है, जबकि कथन 2 और 3 गलत है। इस प्रकार इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने तीसरे प्रश्न को। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए, इसका उद्देश्य संसद सदस्यों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक अवसंरचनाओं, मूलभूत सुविधाओं तथा विकास कार्यों के लिए सिफारिश करने हेतु एक तंत्र विकसित करना है। बी, यह योजना पूर्ण रूप से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। सी, इस योजना की शुरुआत वर्ष 1995 में की गई थी। डी, इसके तहत प्रत्येक संसदीय क्षेत्र को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि प्रदान की जाती है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 2 और 3, सी केवल 2, 3 और 4, डी केवल 1 और 4। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का उद्देश्य संसद सदस्यों द्वारा स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर सामुदायिक अवसंरचनाओं, मूलभूत सुविधाओं तथा विकास कार्यों के लिए सिफारिश करने हेतु एक तंत्र विकसित करना है। यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना की शुरुआत वर्ष 1993 में की गई थी। इसके तहत प्रत्येक सांसद को प्रतिवर्ष 5 करोड़ रुपए की सांसद निधि प्रदान की जाती है। इस प्रकार कथन 1, 2 और 4 सही है, कथन 3 गलत है। अतः इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। देखते हैं आज के अपने अगले प्रश्न को।
युद्धपोत हिमगिरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2016 में सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। दूसरा, यह 3 स्टील्थ युद्धपोतों में से पहला है जिसे मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 ना ही 2। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। युद्धपोत हिमगिरी को नौसेना के प्रोजेक्ट 17A के तहत विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2015 में सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। यह 3 स्टील्थ युद्धपोतों में से पहला है, जिसे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स कोलकाता द्वारा बनाया गया है। दोनों कथन गलत हैं, अतः विकल्प डी इसका सही उत्तर होगा। देखते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न को। भारतीय गौर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारतीय गौर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों की पहाड़ियों तथा घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में इसे गंभीर संकटापन्न श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। तीसरा, भारतीय गौर को इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। चौथा, इसका वैज्ञानिक नाम बोस गौरस है। पांचवा, यह उड़ीसा तथा बिहार का राज्य पशु है। छठा, पालतू गौर को गायल या मिथुन कहा जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ए केवल 1, 3, 4 और 6, बी केवल 2, 4, 5 और 6, सी केवल 1, 3, 4 और 5, डी केवल 1, 2, 4 और 6। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। भारतीय गौर दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया के जंगलों की पहाड़ियों और घास वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ की रेड लिस्ट में इसे सुभेद श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय गौर को इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम बोस गौरस है। यह गोवा और बिहार का राज्य पशु है। पालतू गौर को गायल या मिथुन कहा जाता है, अतः कथन 1, 3, 4 और 6 सही है, जबकि कथन 2 और 5 गलत हैं। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए।